मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र संघ और निशस्त्रीकरण की चर्चा का वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पेरिस शांति सम्मेलन में यह बात स्वीकार की जा चुकी थी कि निशस्त्रीकरण के बिना अस्थायी शांति की स्थापना संभव नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वर्साय की संधि द्वारा जर्मनी को निशस्त्र करने का उद्देश्य एक व्यापक निशस्त्रीकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। क्लेमेंसो ने कहा था कि जर्मन शस्त्रों संबंधी ये व्यवस्थाएं केवल जर्मनी को अपने सैनिक आक्रमण को पुनः प्रारंभ करने में असमर्थ बनाने के लिए ही नहीं रखी गई थी। वे शस्त्रों में एक व्यापक कटौती और परिमितता करने, जो कि युद्ध का एक सार्वजनिक सर्वाधिक प्रभावशाली निरोधक है और जिसके लिए प्रयत्न करना राष्ट्रसंघ का प्रथम कर्तव्य होगा, की दिशा का पहला पग भी है। इसी प्रकार लॉर्ड जॉर्ज ने यह प्रयत्न किया था कि राष्ट्रसंघ संविदा पर हस्ताक्षर होने से पूर्व तक एक निशस्त्रीकरण समझौता कर लिया जाए। उनके अनुसार राष्ट्रसंघ की सफलता की प्रथम शर्त यह है कि बड़े राज्यों के बीच एक पक्का समझौता हो जाए कि सैनिक क्षेत्रों में एक दूसरे से होड़ नहीं करेंगे। यदि राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्य अपने शस्त्रों पर पाबंदी लगा दें तो यूरोप के सभी छोटे छोटे राज्य भी अपनी सैनिक शक्ति को सीमित रखेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन में निशस्त्रीकरण संबंधी कोई समझौता नहीं हो सका, परंतु इस दिशा में प्रयत्न जारी रहे। इनमें कुछ प्रयत्न राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में किए गए थे और कुछ राष्ट्रसंघ के बाहर। राष्ट्रसंघ तथा निशस्त्रीकरण के प्रयत्न अस्थायी परामर्शदाता आयोग सन 1920 राष्ट्रसंघ संविदा में कहा गया कि शांति की स्थापना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल न्यूनतम बिंदु तक राष्ट्रीय शस्त्रों में कमी करना आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जनवरी 1920 में स्थल, जल और वायुसेना के विशेषज्ञों के एक अस्थायी परामर्शदाता आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने दिसंबर 1920 में यह रिपोर्ट दी कि तत्कालीन परिस्थितियों में शस्त्रों में कमी करना उपयुक्त नहीं था। अस्थायी मिश्रित आयोग 1920 से 1924 उसी वर्ष साधारण सभा ने परिषद से एक नए आयोग की स्थापना के लिए कहा। अतः परिषद ने सन 1921 में अस्थायी मिश्रित आयोग की नियुक्ति की, जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों के विशेषज्ञ थे। इसने अस्थायी आयोग के सहयोग में निशस्त्रीकरण के लिए कम 4 प्रयत्न किए और इस कम से कम 4 प्रयत्न में सन 1923 के पारस्परिक सहायता की प्रारूप संधि ड्राफ्ट ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस तथा सन 1924 का जनेवा प्रोटोकॉल भी थे, परंतु इनको अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।
प्रारंभिक आयोग प्रिपरेटरी कमीशन दिसंबर 1925 सन 1924 में अस्थायी मिश्रित आयोग ने अपना कार्य समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर 3 अक्टूबर 1924 को एक समन्वय आयोग कोऑर्डिनेशन कमीशन की नियुक्ति की गई तथा 12 दिसंबर 1925 को इसका भी अंत कर इसके स्थान पर परिषद ने एक प्रारंभिक आयोग की नियुक्ति की तथा उसे शस्त्रों की कटौती और परिमितता के लिए सम्मेलन की तैयारी करने का कार्य सौंपा। चौथा इसमें यह था कि जिनेवा का विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन प्रारंभिक आयोग की प्रथम बैठक 18 मई 1926 को हुई। यह आयोग अमेरिका तथा रूस, जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे, का भी सहयोग पाने में सफल रहा हुआ। अंततः 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के बाद दिसंबर 1930 में शस्त्रों में कटौती और परिसीमन के संबंध में एक प्रारूप अभिसमय स्वीकार कर विकसित हो गया। यह अभिसमय सन 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन के विचार विमर्श के आधार माना गया। विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन 3 फरवरी 1932 को भूतपूर्व ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर हैंडरसन की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ और इसमें 57 राज्यों में से 230 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियां भी रहीं, क्योंकि विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन विश्व इतिहास में एक अत्यधिक महत्वाकांक्षी शांति प्रयास था, परंतु तत्कालीन परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं थी। समझौते की नीति के समर्थक स्ट्रैसमान तथा वरिया क्रमशः अक्टूबर 1929 तथा मार्च 1932 का स्वर्गवासी हो गए। जब सम्मेलन प्रारंभ हुआ तब शंघाई में जापान और चीन का युद्ध चल रहा था। प्रतिनिधियों के दृष्टिकोणों में इतना अधिक मतभेद था कि वे अपने साथ 337 प्रस्ताव लेकर आए थे। विशेष रूप से फ्रांसीसी और जर्मन दृष्टिकोणों में अत्यधिक विरोध था। जहां फ्रांस सुरक्षा की मांग कर रहा था, वहीं जर्मनी समानता की मांग कर रहा था। फ्रांस तब तक शस्त्रों की कटौती करने को तैयार नहीं था जब तक उसके पूर्व सुरक्षा का कोई प्रभावशाली व्यवस्था नहीं कर दी जाए, परंतु जर्मनी का कहना था कि उसे 1919 के इस धारणा के आधार पर निशस्त्र किया गया था कि अन्य देश भी अपने शस्त्रों को कम कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं किया गया। अतः जर्मनी को अन्य देशों की समानता के आधार पर शस्त्रीकरण का अधिकार होना चाहिए। फ्रांस जर्मनी की इस मांग का कट्टर विरोधी था। इस तरीके से फ्रांसीसी प्रस्ताव भी उभर कर सामने आया। सर्वप्रथम फ्रांस ने राष्ट्रसंघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस की एक निरोधात्मक तथा दंडात्मक सेना बनाने का सुझाव रखा, जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था की जा सके, किंतु जर्मनी, ब्रिटेन तथा अमेरिका ने इसका विरोध किया और ब्रिटिश, रूसी और अमेरिकन प्रस्ताव। इसके बाद ब्रिटिश प्रतिनिधि सर जॉन साइमन ने अपना गुणात्मक निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव रखा, जिसके अनुसार शस्त्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, रक्षात्मक तथा आक्रामक। प्रस्ताव में कहा गया कि रक्षात्मक शस्त्रों पर कोई रोक न हो, परंतु आक्रामक शस्त्रों पर कम कर दिया जाए। परंतु यह प्रस्ताव व्यर्थ गया, क्योंकि इस बात पर कोई मतैक्य नहीं हो सका कि कौन से शस्त्र रक्षात्मक हैं और कौन से शस्त्र आक्रामक हैं। रूस ने अंततः सभी प्रकार के शस्त्रों पर सदा के लिए नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति हूवर ने वर्तमान सशस्त्र सेना और शस्त्रों में 1/3 की कमी का प्रस्ताव रखा, परंतु इनमें से कोई भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सका और जुलाई 1932 में सम्मेलन में अपनी बैठक कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई।
उसके बाद पंच सम्मेलन भी हुआ। 16 सितंबर 1932 को जर्मनी ने इस निश्चय की घोषणा की कि यदि उसकी समानता की मांग स्वीकार नहीं की गई तो वह सम्मेलन से अलग हो जाएगा। इस पर दिसंबर में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी तथा इटली का पंचशक्ति सम्मेलन बुलाया गया। 5 दिन के कठोर परिश्रम के बाद 11 दिसंबर 1932 को घोषणा स्वीकार की गई, जिसमें एक ऐसी व्यवस्था में जो सभी राष्ट्रों को सुरक्षा प्रदान करे, जर्मनी के समान अधिकारों के दावों को स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार जर्मनी और फ्रांस के नारों का एक ऐसे वाक्य में समन्वय कर दिया गया जिसे दोनों देश अपनी अपनी व्यवस्था के साथ स्वीकार करने को तैयार थे। मैकडोनाल्ड योजना और सम्मेलन का अंत। इस प्रकार जर्मनी का सम्मेलन का बहिष्कार रुक गया, परंतु जर्मनी और फ्रांस के मतभेद दूर न हो सके। 2 फरवरी 1933 को सम्मेलन का काम पुनः प्रारंभ हुआ और 19 मई 1933 को मैकडोनाल्ड ने जर्मनी को कुछ रियायतें देते हुए एक प्रस्ताव रखा, जिसमें जर्मनी और फ्रांस के लिए बराबर सैन्य बलों की व्यवस्था की गई, परंतु यह प्रस्ताव स्वीकार न हो सका। 18 अक्टूबर 1933 को सर जॉन साइमन ने फ्रांस और जर्मनी को क्रमशः सुरक्षा और समानता की मांगों में समन्वय करते हुए यह प्रस्ताव रखा कि 4 वर्ष तक जर्मनी का प्रस्ताव निशस्त्र स्थिति बनी रहे और उसके बाद अन्य शक्तियां अपने सशस्त्र घटाना प्रारंभ करें, परंतु इसे जर्मनी ने न केवल अस्वीकार कर दिया वरन 14 अक्टूबर 1933 को सम्मेलन से पृथक हो गया। इसी बीच में जापान भी राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र देने का नोटिस दे चुका था। जर्मनी और जापान के असहयोग ने निशस्त्रीकरण सम्मेलन को नष्टप्राय कर दिया और 16 जून 1934 को निशस्त्रीकरण सम्मेलन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। शीघ्र ही हिटलर की गतिविधियों ने निशस्त्रीकरण की आशाओं का अंत कर दिया। 16 मार्च 1935 को जर्मनी ने अनिवार्य सैनिक भर्ती पुनः प्रारंभ कर दी। 7 मार्च 1936 को उसने लोकार्नो समझौते को अस्वीकृत कर दिया और राइन प्रदेश का पुनः सैन्यीकरण प्रारंभ कर दिया। सूमा के शब्दों में 16 वर्ष के उपरांत पराजय का घेरा बंद कर दिया गया। राष्ट्रसंघ के द्वारा संसार के निशस्त्रीकरण की चेष्टाओं का आरंभ जर्मनी के एक पक्षी निशस्त्रीकरण से आरंभ हुआ था और जर्मनी की एक पक्षी पुनः शस्त्रीकरण ने इन चेष्टाओं का अंत हो गया। यूरोप की सामूहिक बुद्धि सुरक्षा की प्राप्ति में असफल हो जाने के उपरांत आत्मघात की तैयारी में लग गया। सम्मेलन की असफलता का कारण इस प्रकार निशस्त्रीकरण का एक अत्यंत साहसिक प्रयास असफल हो गया। इस असफलता के कारण जो प्रमुख है वो ये कि असफलता में महाशक्तियां विशेषतः जर्मनी और फ्रांस के विरोधी दृष्टिकोण थे। जहां जर्मनी सुरक्षा के लिए पहले निशस्त्रीकरण या शस्त्रों की समानता की मांग कर रहा था, वहीं फ्रांस निशस्त्रीकरण के पहले सुरक्षा समझौते की मांग पर अड़ा हुआ था। फ्रांस की अंतर्राष्ट्रीय सेना की योजना ब्रिटेन और अमेरिका को मान्य नहीं थी। दूसरा, निशस्त्रीकरण को प्रधानतः शस्त्रों के परिसीमन की एक तकनीकी समस्या मानकर कार्य किया, परंतु वास्तव में यह एक मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक समस्या है जिसके समाधान के लिए एक ऐसे प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना आवश्यक है जो सुरक्षा की गारंटी दे सके और युद्ध के बिना अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान की व्यवस्था कर सके। तीसरा था, सम्मेलन की तैयारी में अत्यधिक समय नष्ट कर दिया गया। प्रारंभिक आयोग की नियुक्ति सन 1925 में की गई, परंतु सम्मेलन इसके 6 वर्ष पश्चात हुआ। उस समय तक स्टेटमान और ब्रिया की मृत्यु तथा सन 1930 के आर्थिक संकट के परिणामों ने निशस्त्रीकरण की सफलता की संभावनाओं को अत्यंत कम कर दिया था। चौथा कारण तो ये था कि प्रतिनिधियों ने शस्त्रों को सुरक्षात्मक और आक्रामक आदि श्रेणी में वर्गीकृत करने में भी बहुत समय नष्ट कर दिया।
इस प्रकार के वर्गीकरण सुरक्षा व्यवस्था में सहायक हो सकते थे, परंतु निशस्त्रीकरण का आधार नहीं हो सकते थे। पांचवा तो यह था कि महाशक्तियों का निशस्त्रीकरण के सिद्धांत में पूर्ण विश्वास नहीं था और निशस्त्रीकरण के लिए वचनबद्ध होते हुए भी स्वयं अपना निशस्त्रीकरण करके एक उदाहरण प्रस्तुत करने को तैयार नहीं थे। छठा, सशस्त्र निर्माण करने वाली कंपनियों ने इस बात का प्रयत्न किया कि निशस्त्रीकरण सम्मेलन सफल न हो सके, क्योंकि ऐसा हो जाने से उन्हें उनकी हानि थी, आर्थिक नुकसान था, उसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल था। सातवां, फांसीवादी और नाजीवादी के उदय ने निशस्त्रीकरण की सफलता को असंभव बना दिया, क्योंकि ये विचारधाराएं युद्ध को आवश्यक और गौरवपूर्ण मानती थी। आठवां कारण तो ये था जिसको अल्फ्रेड जिमन ने परिभाषित करते हुए अपने अनुसार बताया कि प्रत्येक शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित थी, अतः निशस्त्रीकरण संबंधी वाद विवाद सहयोग की नहीं वरन प्रतिस्पर्धा की भावना के वातावरण में हुआ। इस प्रकार के प्रतियोगी आधार पर 50 राष्ट्रों अथवा केवल महाशक्तियों की ही एक स्वीकृत संधि की रचना की आशा करना एक वृत्त को समचतुर्भुज करने में सफलता प्राप्त करने की आशा करना था। इस तरीके से इस वीडियो के साथ यहीं तक, अगला वीडियो लेकर के आपके समक्ष पुनः उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक सभी मित्रों को धन्यवाद।